फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत के राज व्यवस्था कंप्लीट करेंगे लक्ष्मीकांत की बुक से। देखिए, सबसे पहले संवैधानिक ढांचा। इसमें हमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़नी पड़ेगी। संविधान का निर्माण, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, संविधान की प्रस्तावना, संघ एवं इसका क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संविधान का संशोधन, संविधान की मूल संरचना। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है दोस्तों, लगभग इसी में से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अभी तो और समझाएंगे, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सारे टॉपिक आपको बहुत ही डिटेल से हम आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। देखिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखिए, भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए महारानी एलिजाबेथ प्रथम, क्या नाम है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी कॉमर्स जो अभी तक सिर्फ व्यापार कार्यों तक ही सीमित थी, 1765 कितना 1765 में बंगाल बिहार उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश राज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष अपने हाथों में लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। ठीक है, स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। यहाँ इसको अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। यद्यपि संविधान और राज व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई हैं, तथापि ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थीं जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उनके बारे में विस्तृत व्याख्या दो शीर्षकों के अंतर्गत कालक्रमबद्ध रूप में से यहाँ दी गई है। जैसे कि सबसे पहले देखिए, कंपनी का शासन 1773 से 1858 ईस्वी तक चला। ठीक है, सम्राट का शासन 1858 से 1947। कहीं कहीं आपको ताज का शासन दिखेगा, कहीं आपका ब्रिटिश हुकूमत का दिखेगा। ठीक है, ऐसे कुछ। तो कंपनी का शासन और सम्राट का शासन। ठीक है, कंपनी का शासन 1858 ईस्वी में समाप्त हुआ था और फिर 1858 से शुरू हो गया सम्राट का शासन, मतलब ताज का शासन, कुलीन का शासन। ठीक है, अब देखिए, कंपनी का शासन 1773 से 1858 ईस्वी तक। कंपनी का शासन 1773 से 1858 ईस्वी तक क्या है। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। यह था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली पहली बार किससे, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इसके द्वारा भारत में केंद्र प्रशासन की नींव भी रखी गई थी। ठीक है, इस अधिनियम की जो प्रमुख विशेषताएं देखिए, इस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा, 1773 के अधिनियम के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल पद नाम दिया, जनरल गया। ठीक है, गवर्नर जनरल, ठीक है, दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय के पहले गवर्नर लॉर्ड वारन हेस्टिंग थे। कौन थे, लॉर्ड वारन हेस्टिंग। ठीक है, लॉर्ड वारन हेस्टिंग, 3 बार नाम लीजिए, लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। ठीक है, इसके द्वारा मद्रास एवं बॉम्बे के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। जैसे कि एक मेन था
बंगाल का गवर्नर जनरल, उसमें ही ये मद्रास के भी आगे बम्बई के भी इसमें ही सम्मिलित कर दिए, अधीन हो गए इसमें, ठीक है। जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग होते थे, ठीक है। तो सम्मिलित किसने किया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, ठीक है। अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने, भारतीयों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबद्ध कर दिया, मतलब खत्म। इस मतलब कोई भी नहीं लेगा, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या था? जो भी गतिविधियां वो ब्रिटिश शासन को दें, ठीक है। और देखिए 1781 का संशोधन अधिनियम, ये क्या है? इसको ना बंदोबस्त कानून भी कहते हैं, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की जो खामियां थी, कमियां थी, उनको ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो बंदोबस्त कानून के नाम से कौन सा एक्ट जाना जाता है? 1781 का। 1781 के कानून को बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया। इस कानून ने क्या करा? गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को जो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर बरी कर दिया, ठीक है, मुक्त कर दिया। उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए थे, उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनके कार्य करने के दौरान की गई कार्रवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया। आप काम कीजिए, कुछ भी कीजिए, आप मुक्त हो, ठीक है, ऐसे करके। अब देखिए इस कानून में राजस्व संबंधी मामले, राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से क्या कर दिया? बाहर। इस कानून द्वारा कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया। इसमें यह भी व्यवस्था बनाई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानून के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमान निजी कानून के हिसाब से मुसलमानों को वाद या मामले तय करें। इस कानून द्वारा यह व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है। यहाँ पर दायर होगी, सर्वोच्च न्यायालय में दायर नहीं होगी। इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालय एवं यहाँ पर बताया प्रांतीय न्यायालय एवं काउंसिल जैसे कि प्रोमिशन कोर्ट्स ऑफ काउंसिल के लिए नियम विनिमय बनाने के लिए अधिकृत है। तो ये सब अब देखिए 1786 का अधिनियम क्या है? 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसने यह पद स्वीकार करने के लिए 2 शर्तें या मांगे रखी। उससे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णय को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार हो। उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। उपरोक्त शर्तों को 1786 के कानून में प्रावधान के रूप में जोड़ा गया और फिर स्वीकार भी किया गया था इसको, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ऐसा 1786 जो अधिनियम था लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसने एक मेन वो रखा शर्त कि उसे ना सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। ये इतना यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब 1793 का चार्टर नियम, ठीक है। तो ये क्या है? देखिए इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों ऊपर अधिभावी शक्ति के भविष्य के सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नर तक विस्तृत कर दिया। मतलब और भी कोई होगा तो उस सबको भी ये मिलेगा, ठीक है। इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रण कार्य शक्ति प्रदान की। मतलब ये एक है लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसको इतनी शक्ति दे दी इन पर शासन करने की, ठीक है, शक्ति नियंत्रण करने की शक्ति दे दी। इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया। तो ऐसा कौन सा एक्ट था जिसमें 20 वर्षों तक व्यापार बढ़ा दिया? तो कौन सा? 1793 का, ठीक है।
1793 का। अब देखिए ये पूरे आप जोड़िए, जैसे 9 9 और 1 10, ठीक है, 7 और 3 7 8 9 10, 7 8 9 10, तो मतलब 10 10 कितने हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं ना, तो 20 वर्ष ऐसे बढ़ा दें। ऐसे ही आप इस एक्ट को जोड़ लेना, ठीक है। अब देखिए चार्टर कानून में क्या 10 10 बता रही हूँ, कुछ समझ में आए, जैसे कि 7 और 3 कितने हैं, 7 8 9 10, 10 है क्या, 9 और 1 10, तो इसमें 10 10 करके 20 ये हो रहा है। और इसी एक्ट में 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। देखिए इसने भारत पर व्यापार के अधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया, ये हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी, बशर्ते कि उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उन कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में ही भुगतान किया जाएगा। चार्टर कानून 1813। चार्टर कानून 1813 क्या है? इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, ठीक है। कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को कौन से एक्ट ने समाप्त किया? चार्टर कानून 1813 ने। 13 लास्ट में का मतलब 13वीं हो गई, मतलब सिराया गया, मतलब गया काम से, 13 हो गई। 13 मतलब कंपनी जो इतने दिनों से हम लोगों पे व्यापार कर रही थी वो खत्म, टाटा बाय बाय, समाप्त हो गया, ठीक है। तो कौन सा? 1813, ये पॉइंट अब आपको याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापार के लिए खोल दिया। तब भी इस कानून ने चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा। चीन के साथ, ठीक है, चाय के व्यापार रहा इनका, बस बाकी सब खत्म। वैसे ऐसे ही पूछा जाता है कौन सा एक्ट था जिसने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त किया, तो 1813। 13 मतलब 13वीं, मतलब सिरा गया, चला गया, खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। अब देखिए इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुत्ता को प्रकट व स्थापित किया। इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की, 1813 वाले ने। इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में वासियों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रसार की व्यवस्था की। इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया। कर भुगतान नहीं करने पर दंड की व्यवस्था भी की। तो ये आपका एक्ट है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम पूछा जाता है। और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 अस्तित्व में आया। इसने कंपनी के राजनीतिक वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। कंपनी का दो राजनीतिक और जो वाणिज्यिक कार्य थे वो किसने पृथक किया? तो 1784। अब 1784 8 के आधे क्या करेंगे? 4, तो एक चीज़ थी, जैसे 8 था उसके आधे आधे कर दिए 4, 8 का आधा कर दिया 4, ऐसे कंपनी का था उसको भी आधा कर दिया, राजनीतिक और वाणिज्यिक, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना, ठीक है, पीछे के शब्द से कनेक्ट कर लो, क्योंकि चीज़ें इतनी हो जाती हैं कि याद नहीं हो पाती इस वजह से। अब देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड, इसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, एक निकाय का गठन कर दिया। तो क्या नाम था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक निकाय का गठन किया। इस प्रकार द्विवेद शासन की व्यवस्था आरंभ होती है। और द्विवेद से, जैसे 8 का डबल आधा कर दिया 4, द्विवेद, ऐसे भी आपको याद रखना है। द्विवेद शासन की व्यवस्था कौन से एक्ट में प्रारंभ हुई? 1784 के में, ठीक है, 1784 के में ये हुई। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा द्विवेद शासन की व्यवस्था। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करें, ठीक है, ये सब। इस प्रकार यह अधिनियम 2 कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरे, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्य और उसके प्रशासन को पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया, ठीक है। अब देखिए 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 के चार्टर अधिनियम क्या है, इसको हम समझेंगे।
ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में ये निर्णायक कदम था। देखिए, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। बंगाल का गवर्नर जनरल था। देखिए, पहले तो क्या होता था, पहले बंगाल का गवर्नर होता था। 1773 की बात है तब। फिर 1773 में क्या हुआ, बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल कह दिया, रख दिया, मतलब 1773 में। अब क्या होता है, 1833 में हम आ जाते हैं, ठीक है। तो 1833 में जो बंगाल के गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक शक्तियाँ नहीं थी उसमें। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेटिक, अब बताओ, वो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल हुआ तो उसने तो बैटिंग लगा दी ना, बैटिंग, बल्लेबाजी एकदम बेस्ट कर दी। बैटिंग, जो बैटिंग लगाएगा वही तो राज करेगा। हाँ, तो फिर कौन, लॉर्ड विलियम बेटिक। लॉर्ड विलियम मतलब वैसे भी मिलियन बिलियन पैसे वाला भाई, बैटिंग लगाता है तो वो होना ही चाहिए भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। आई होप अब याद होगा। इसने मद्रास और बम्बई के गवर्नर को विधायक संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानून को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानून को एक्ट या अधिनियम कहा गया। इस ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त किया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए, ठीक है। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिताओं का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। चार्टर एक्ट 1833 ने प्रयास किया सिविल सेवकों, यूपीएससी वाली परीक्षा, ठीक है। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय, रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया। मतलब जो चिंगारी उठी थी सिविल सेवा वाली, वो 1833 वाले से उठी, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए, 1853 का चार्टर अधिनियम। देखिए, 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में ये अंतिम अधिनियम था। तो ये पॉइंट आपको इतना याद लिख लेना है कि 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में ये क्या है, अंतिम अधिनियम था दोस्तों, ठीक है। क्या है, अंतिम अधिनियम था।